हेलो फ्रेंड्स, आपने बहुत दिनों से सुना होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ की वैकेंसी आ चुकी है और इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं और उसमें क्या क्या होता है, कैसे ये उस आरओ से डिफरेंट है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आरओ में क्या योग्यता, आयु, सिलेबस, ये सब है। तो मोटी मोटी चीजें हम आपको यहाँ पे बता देंगे कि क्या क्या होने वाला है। तो पहली बात तो ये कि इसके पहले आपको पता है कि इसमें सिर्फ एक ही स्टेप होता था, अब 2 स्टेप हो गए, यानी यहाँ पर भी प्री और मेंस जो है आपको दोनों देने हैं। जो लोग प्री में पास होंगे उनको मेंस देना है, ऑब्वियस सी बात है, और आगे जो टेक्निकल एग्जाम है उसको भी देखना है। तो सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पे अगर हम बात करें इस एग्जाम की, तो इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चरण। तो पहला जो चरण है, प्रारंभिक चरण है, वो किसका है? वो है ऑब्जेक्टिव होगा और इसमें 200 क्वेश्चंस होंगे, यानी 200 क्वेश्चंस होंगे। सबसे मजे की और अच्छी बात, तसल्ली देने वाली ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप अगर कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बहुत खास बात है। तो आप कहेंगे सर इसमें खास क्या है? तो खास ये है कि जो लोग आयोग की परीक्षाएं दे रहे हैं, पीसीएस की, यूपीएससी की, आरओ वहां का दे रहे हैं, तो उसमें निगेटिव मार्किंग है और निगेटिव मार्किंग की वजह से मेरिट जो है वो काफी लो हो जाती है, क्योंकि निगेटिव मार्क्स भी आपके कट जाते हैं। फिर जो मेंस का एग्जाम है वो 2 घंटे का है और वो भी कितने का? 150 मार्क्स का, यानी 150 नंबर का है। और बाद में जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है वो कितने का है? वो है 50 मार्क्स का। और एक अच्छी बात क्या है कि प्री के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो आप कहेंगे सर ये आपको पता है, तो धन्यवाद, आपको पता है। हमने आपको सिर्फ 2 चीजें बता दी यहाँ पर। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो प्री का एग्जाम है उसमें सिलेबस क्या होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो क्या आएगा। तो सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो है सबसे लंबा, यानी इसमें अगर कुल मिला लिए जाए एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न और फ्रीडम फाइट, तो ये कुल मिलाकर के लमसम 135 इतने तो चैप्टर जो हैं आरओ में पूछे जाएंगे। 135 चैप्टर, इसको कंसाइज करके हम कम करके देंगे। फिर है भारतीय संविधान, राजनीति और अर्थव्यवस्था। अगर आप इसको भी पढ़ते हैं, शॉर्ट टर्म में पढ़ते हैं, तो आप मान के चलिए कि 30 + 30, यानी ये दोनों ही चीजें जो हैं तीनों, ये 60 क्लासेस में, 60 चैप्टर्स में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है। फिर है ज्योग्राफी में इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है और एनवायरनमेंट है। तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट अगर आप दोनों को मिला लें तो इसमें भी कम से कम आपको 120 क्लासेस दोनों को मिलाकर के पढ़ने पड़ेंगे। अब ये क्लासेस जो हैं, अब आप सोचेंगे क्या ये उस एग्जाम की तरह है जो अदर वनडे एग्जाम्स होते हैं? बिल्कुल नहीं। इसकी जो योग्यता है वो उसी प्रकार से है जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, यानी क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा लेवल है, वो हल्का लेवल या बिल्कुल वनडे वाला नहीं है। जो पुलिस में क्वेश्चंस आते हैं, जनरल कांस्टेबल या जनरल ड्यूटी या अदर एग्जाम्स में आते हैं, मैं एसएससी की बात नहीं कर रहा, एसएससी में क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है। फिर हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान, यानी एप्लीकेशन साइंस है, और एप्लीकेशन साइंस में भी कम से कम आप मान के चलिए 25 क्लासेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कम से कम 25 चैप्टर आपको मिनिमम पढ़ने हैं, जिसमें आपके इन्वेंशंस भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एप्लीकेशंस हैं, किस प्रकार से बादल नीला है, ये सब बचपन में आप पढ़ते हैं। बहुत सी नई चीजें हैं, एआई टेक्निक वगैरह, ये सब इसमें आ जाती हैं। फिर है प्रसिद्ध दिन और तिथियां, प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक। ये आपको जान के हैरत होगा कि ये आपको सबसे ज्यादा याद करने वाली चीज है, क्योंकि ये रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है। अगर एक ईयर में 365 दिन होते हैं तो आप मान के चलिए कि जो मेन इंपॉर्टेंट डेज हैं वो उससे दुगने ही होते होंगे। सेलिब्रेशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, किस राइटर ने कौन सी बुक लिखी, किसको कौन सा अवार्ड मिला, कौन सा प्राइज मिला, किसी को बुकर मिल रहा है तो किसी को कुछ मिल रहा है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। फिर खेल, कला और संस्कृति, इसमें आपके कम से कम 10 क्लासेस होंगे, क्योंकि कम से कम 25 खेल हैं। जो आरओ और इसके पहले के एग्जाम से, उसमें तैराकी से लेके बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, फुटबॉल, रग्बी, क्रिकेट, हॉकी, आइस हॉकी,
डाइविंग, पैरा ओलंपिक, ओलंपिक, एशियाड, ये कुल मिला के कम से कम 25 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, लेकिन हम 10 में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर उत्तर प्रदेश से भी कम से कम 20 इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने। तो अब आप कहेंगे कि सर हमको कितना पढ़ना है, तो ये उसी प्रकार से है कि कितना आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम जो है वो कभी भी कमजोरों के बीच नहीं होता। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो इससे एक बात तो ये साबित हो जाती है कि आप आरओ क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपने फॉर्म फिल कर दिया है। ये तो हो गया आपका 10%। 90% ये है कि क्या आप उन बेस्ट लोगों की श्रेणी में शुमार हो सकते हैं जो इसकी प्रिपरेशन लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि कोई लंबे समय से करता चला आ रहा तो उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन एक चीज की गारंटी है कि अगर आप रेगुलर, जैसे दवा ली जाती, डोज ली जाती है कि मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सिलेबस लेते रहेंगे तो आपके सिलेक्शन के परसेंटेज जो हैं वो बहुत ज्यादा है। पूरा का पूरा जो एग्जाम है वो मेमोरी बेस होता है, यानी जो भी चीज आपके दिमाग में बस गई है, भाव के साथ में, रस के साथ में, अभिव्यक्ति के साथ में, सोच के साथ में, पिक्चर के रूप में, मूवी के रूप में, गाने के रूप में, वो चीजें आपको हमेशा याद रहती हैं और याद रहेंगी। तो इस प्रकार से हम इस पेपर को इतने स्ट्रेस में देख सकते हैं। ये तो प्री की बात थी। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी की। तो अंग्रेजी और सामान्य हिंदी ये इंपॉर्टेंट है। वैसे आरओ में इंग्लिश उसमें नहीं आती थी, इसमें इंग्लिश आएगी, जिसमें वोकैबुलरी, शब्दावली, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, व्याकरण, त्रुटि सुधार और रिक्त स्थानों की पूर्ति, वाक्यों का अनुवाद, ये सारी की सारी चीजें हैं। कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारी चीजें आएंगी जो बेसिक हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डेटाबेस, ये सारी चीजें। इसके लिए अलग अलग से क्लासेस होंगे और लगभग ये क्लासेस के जो नंबर्स हैं ये 50 हैं। कुल मिलाकर के जो लोग कंप्यूटर के उनको भी बेनिफिट होना है, जिनको इंग्लिश हिंदी दोनों आती है उनको भी बेनिफिट होता है। लेकिन जब हम वोकैब की बात करते हैं, वोकैबलरी की बात करते हैं, तो आपको पता है कि ये एक रेगुलर प्रैक्टिस का खेल है। इसका एग्जाम के दौरान आप कितना इसमें लगे रहते हैं ये भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपका एक भी नंबर ज्यादा होगा तो आपको उसका प्लस पॉइंट मिलना है। एक नंबर भी आपको आगे पीछे कर सकता है, ये मैं आपको बता देता हूं। इससे मत सोचिएगा कि एक नंबर से आप ऊपर नीचे हो जाएंगे। फिर हम लोग बात करने जा रहे हैं मुख्य परीक्षा की, यानी जो मेंस की परीक्षा होगी उसका सिलेबस क्या हो सकता है। तो पार्ट ए में इंग्लिश में ड्राफ्टिंग होगी, ऑफिशियल लेटर लिखना है, सरकारी पत्र लेखन है, प्रेसी राइटिंग है, संक्षेपण जिसको बोलते हैं, और गद्यांश का अनुवाद, यानी एक पैरा होगा जिसको आपको ट्रांसलेट करना है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे होगा, तो इसके लिए आपको अगले 7 मंथ तक कम से कम, जब तक ये एग्जाम कंप्लीट नहीं होता, डे 1 से, यानी डे 1 से लेकर के और लास्ट डे तक, जब तक आपका मेंस चल रहा है, तब तक आपको रेगुलर ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ट्रांसलेशन जो है आपको करना पड़ेगा। प्रेसी, संक्षेपण बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा कैलकुलेटिव है। जितने नंबर ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं उसका एग्जैक्ट 1/3 आना चाहिए। तो पूरी इंग्लिश की जो पूरी विधाएं हैं, पूरी जो टेक्निक है इंग्लिश की, वोकैबुलरी के अलावा फिगर ऑफ स्पीच आप देखते हैं उसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे वर्ब को यूज कर सकते हैं, कैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव, पैसिव से आप सेंटेंस को छोटा बड़ा कर सकते हैं बिना उसका भाव बदले हुए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें पढ़ाई जाएंगी, और उसको आपको अगर रेगुलर पढ़ना है तभी आपका वहां पे काम हो पाएगा। हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये बहुत एक चैलेंजिंग काम हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादातर अपना जो समय है वो अदर सब्जेक्ट्स को पढ़ने में लगाते हैं। ट्रांसलेशन, वोकैब और प्रेसी में वो तब समय देते हैं जब प्री हो जाता है, और तब आपके पास उतना समय नहीं होता है कि आप उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाए, क्योंकि आपको मेंस भी पढ़ना है। ठीक है, तो फिर ये हो गया। फिर किसी गद्यांश के अनुवाद को हिंदी से अंग्रेजी में देखना है, फिर अंग्रेजी में निबंध लेखन भी देखना है, यानी एसे राइटिंग, यानी कुल मिला के सारा काम होना है। फिर हिंदी में, यानी इंग्लिश और हिंदी में आपको एसे लिखना है, और आपको पता है कि एसे लिखने के लिए आपको अलग से हाफ एन आवर देना है। हाफ एन आवर आप दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत है, लेकिन ये जो है बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। ऐसे
अब आपका ऐसे जो है, चूंकि इसकी एज लिमिट जो है वो 40 इयर्स पहले जो होती थी, आप उसको मान लीजिए अगर, तो 40 इयर्स के बाद वाले लोग उसमें कैसे आ जाते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं, क्या उनको भी छूट मिल सकती है? तो आपका जो मुकाबला है वो हमेशा योग्य लोगों के साथ में होता है। तो योग्य लोगों को अगर हम देखें तो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम कंप्यूटर को भी लेंगे, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, तो कंप्यूटर पर इंग्लिश में टाइपिंग करनी पड़ेगी, ये सबसे लास्ट स्टेज है। और न्यूनतम जो स्पीड है वो 25 की होनी चाहिए। डेटा वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा एंट्री और कंप्यूटर का जो उसका ऑपरेशनल जो व्यवहारिक ज्ञान है वो आपको होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, किसी फ्रेंड के पास है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश की टाइपिंग हिंदी के पर थोड़ी सी आसान होती है, लेकिन कॉम्बिनेशनल जो टाइपिंग है उसमें टाइम लगता है। 500 वर्ड्स की आपको वहां पे देना है, आपको अपनी क्षमता, उसके लिए आपको कम से कम 1000 वर्ड टाइप करने, तब आप 500 तक वहां पे दे पाएंगे। कुल मिला के अंतिम चयन जो है वो प्रारंभिक परीक्षा के आधार पे नहीं होगा, बल्कि मुख्य परीक्षा के आधार पे और टेक्निकल जो आपका एग्जाम है उसके आधार पर होने वाला है, 200 अंकों की मेरिट। तो आज हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर हम मिलते हैं अपने सिलेबस को लेके, अपनी तैयारी को लेके कि ये कोर्स हम कब चालू कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और आपके सामने हम इस प्रकार से लेके आए ताकि आपका सिलेक्शन डे 1 से हो जाए। फिर हम लोग मिलेंगे, मेरा वादा है, और आप लोग बने रहिएगा, अपने कमेंट करिएगा, अपनी डिटेल्स जो आपको चाहिए वो मांग सकते हैं, हम आपको सब कुछ देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।